अल्लाह सुबह से पागल हो रही थी। थैंक यू समीना। आतिफ भाई को शुक्रिया कहना। चाट की प्लेट लेकर रमशा ने 15 साला समीना को कहा, जो मुस्कुराकर सर हिलाते हुए चली गई। रमशा लैपटॉप को साइड पे रख के मज़ेदार समोसा चाट की चम्मच लेने वाली थी कि एक किसी ने उससे प्लेट ले ली। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या खा रही हो? उफ, ये कहाँ से आ गए? उसे सर उठाकर अपने शोर को देखा, जो प्लेट को ऐसे दिख रहा था जैसे उसका सबसे बड़ा दुश्मन यही हो। मेरे खुदाया रे, ये क्या है? ये गंद तुम खाने वाली थी। होश में तो हो तुम? रमशा ने सर पे हाथ रखकर थोड़े मिनट के लिए खामोश रहना बेहतर समझा। किससे मंगवाया है तुमने? तोबा, खाकर तुमने बीमार हो जाना था तो मैं कहाँ जाता। वो अभी भी चाट को घूर रहा था। सिकंदर, आप यहीं होते। आपने कहीं नहीं जाना था। प्लीज़ मेरी चाट दें मुझे। रमशा ने हाथ आगे किया, लेकिन सिकंदर उसकी नसें मज़ीद सख्त हो गईं। लगाऊंगा मैं तुम्हें एक। क्या सोचकर तुमने ये गली का गंद मंगवाया? ये गन नहीं है, ये मेरी पसंदीदा चीज़ है। मेरा सुबह से ही खाने का दिल कर रहा था। प्लीज़ दे दें। उसे दाऊद पे शदीद गुस्सा आया। सॉरी, मैं ये फेंकने जा रहा हूँ और उसकी भी खबर लेने, जो ये तुम्हारे लिए लेकर आया। अब तो फ़ौरन रमशा सोफे से उतरकर उसके सामने आई और उससे प्लेट ले ली। खबरदार, आपने किसी को भी ट्रैम्पल किया और जाएं, हर वक्त सर पर आ जाते हैं। 2 घड़ी सुकून भी दे दिया करें। अब सिकंदर उसकी बातों से हर्ट हो गया। नीली शर्ट और ब्लैक पेंट में वो डैशिंग लग रहा था, मगर इस वक्त रमशा की बातों से दुखी हुआ था। सिकंदर ने उससे प्लेट ली और किचन की तरफ बढ़ा। रमशा मुंह खोले उसे जाता हुआ देखने लगी। वो अब गुस्से में था, तो रमशा को भी कम गुस्सा नहीं आया था। तेजी से उसके पीछे गई, लेकिन दूर हो चुकी थी। खबर लेता हूँ मैं बाद में तुम्हारी। इससे पहले उसकी लूंगा जो तुम्हारे लिए लाया है। आपने क्यों फेंकी सिकंदर? रमशा ने मुठ्ठियां भींच लीं। आजकल वैसे भी उसे बात बात पे रोना और गुस्सा आ रहा था। अब सिकंदर की छोटी सी हरकत, जो उससे रमशा की फिक्र के लिए की थी, उस पर रोना और गुस्सा दोनों आ रहा था। हालांकि बात इतनी बड़ी नहीं थी, मगर रमशा का मूड आज अजीब सा था। रे, क्या हो गया है आज? बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बीमारी का कोई रिस्क नहीं ले सकता। पहले ही तुम इतनी ठीक नहीं हो। ये मेरी फिक्र नहीं, मेरे साथ दुश्मनी है। मैं आपसे आज बिल्कुल बात नहीं करूंगी। वो चल पड़ी। सिकंदर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो फिर उसके पीछे आया। दुश्मनी? होश में तो हो तुम? मैं इस डर से तुम्हें कुछ ना हो जाए और तुम इसको दुश्मनी का नाम दे रही हो। अब वो दहाड़ा। रमशा मुड़कर उसे देखा। उसके आंसू देखकर वो फौरन ठंडा पड़ गया, लेकिन उसे झटका लगा। उसे रोना क्यों आ रहा है इतनी सी बात पर? बस हर वक्त रे ये हो जाएगा, रे वो हो जाएगा, रे ये क्या किया, रे ये ना करो, रे मेरी बात सुनो। मैं इंसान हूँ कि मशीन? मुझे कुछ हो गया तो आपका गुजारा नहीं होगा। सिकंदर उसके पास आया। उसके गुस्से पर वो हैरान हुआ और हंसी भी आई। एक चाट की वजह से तुम रो रही हो और मुझसे लड़ रही हो। मुझे अब उससे जेलसी हो रही है। उससे अपनी मुस्कुराहट दबाकर रमशा की गाल को थामना चाहे कि रमशा ने उसका हाथ झटका। जाए आग लगा दे, ताकि आपको सुकून मिल जाए। सारा मूड खराब कर देते हैं। उससे अपने आंसू साफ करते हुए सोफे में जाकर बैठ गई। बाबा मेरा हर कहना मानते थे, और आप बस फिक्र के चक्करों में मुझ पे हुक्म चलाते हैं। सिकंदर ने उसे सर दबा देखा। वो उससे आज वाकई ठीक नहीं लगी। आज तुम्हारी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही। रमशा ने उसे गुस्से से देखा। तो इतने सुकून से क्यों खड़े हैं? जाएं, किसी को 2 4 घोंसे माराएं, थोड़ा सा चीख लें, सारा घर हिला डालें। ऐसे में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। या अल्लाह, आज मोहतरमा वाकई कच्चा चबा जाएंगी। चाट खाना है ना, मैं बनाऊंगा। बस मुझे 1 घंटा दे दो, इतना सब्र कर सकती हो? सिकंदर उसके पास आया। घुटने के बल झुककर उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहते हुए उसे देखा, जो एकदम अपनी आंखें घुमाते हुए अपना हाथ छुड़वा चुकी थी। क्यों मजाक कर रहे हैं? दाऊद रहने दे। मैं भी ख्वामहा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। वाइसिकी से कहते हुए सिकंदर को बेतहाशा प्यारी लगी। उससे हाथ झूम कर बोला। नहीं, तुम्हारा हक है कि मुझसे फरमाइश करो। तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहो। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हारे लिए बेहतर नहीं सोच सकता जितना कि मैं। और ऐसा क्यों? उसे सिकंदर की आंखों में देखा। क्योंकि इस दुनिया में सबसे कीमती शय मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें खो दिया तो क्या बचेगा मेरे पास? उसके लहजे की शिद्दत को महसूस करते हुए रमशा का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। आपने जो किया उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं माफ़ करूंगी, चाहे आप जितना मुझे मना लें। सिकंदर के चेहरे पे दिलशिकन मुस्कुराहट फैली। जब तुम मुझे चैलेंज देती हो तो मुझे बहुत मज़ा आता है। अब तो मैं यूं गया और यूं आया। उसके माथे पे प्यार करते वो किचन की तरफ बढ़ा, साथ में दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला। रमशा एकदम आगे फैलाए उसे जाता हुआ देखने लगी।
फिर उससे कंधे उचकाकर लैपटॉप उठाया। मेरे करीब भी आए ना आप तो मैं अपनी मामा को बता दूंगी। उससे क्वेश्चन हुदाद के मुंह पे फेंकते हुए तेजी से टेरेस की तरफ गई। हुदाद उसके पीछे आया। मामा को बाद में बताना, पहले ये जो सुबह से तुम हमारे सर पर सवार हुई हो, ये चिक चिक तो बंद करूं मैं। उसे तेजी से कहते हुए पग को पकड़ना चाहूँ। बख्तावर दूसरी तरफ हुई। मैं चीख पड़ूंगी डॉक्टर, और फिर मैंने जो रोकर आपका हन्नान मामा से हशर करवाना है, आज सारी जिंदगी याद करते रहोगे। वो कमरे के अंदर घुसकर बाहर की तरफ जाने लगी। उसी वक्त हुदाद ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसका सर जोर से हुदाद के सीने से टकराया। उसका तो सर ही घूम गया। बेचारी ऐसी बेहोश हो जाती बिना टीके के अगर बर वक्त हुदाद से ना संभालता। उससे पहले वक्त उससे अलग होती। हुदाद ने उसका बाजू उठाकर अपना काम करना चाहा। बख्तावर ने उसके बाजू पे नाखून जोर से रखे। आजकल वैसे ही उसके नाखून बड़े हुए थे। हुदाद सी करते हुए एकदम पीछे हुआ। बख्तावर आलम, अब मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। उसने बाजू को देखा तो नाखून के निशान के साथ साथ उनमें खून भी निकलने लगा था। आशु तस्दीक हो गया। बख्तावर चुड़ैल है। उसके पीछे क्या उसने देखा बख्तावर सीढ़ियों से तेजी से उतरती दुरायना को पुकारने लगी। इसमें पता नहीं मैंने क्या देखा था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए लंबे लंबे टक भरता उसको पकड़ने लगा, मगर वो हाथ आ ही नहीं रही थी। उससे बुखार नहीं था। बख्तावर एकदम भागते हुए सामने से आते हन्नान के साथ टकराई। इजी इजी, ये क्या तुम भाग रही हो? हन्नान ने उसे पकड़कर हैरत से हामती हुई बख्त को फिर पीछे आते हुदाद को देखा। मामू, मामू ये जिन, ये भूत मुझे इंजेक्शन लगाने लगे थे। वो हन्नान के साथ लगी पीछे खड़े गुस्से से मुठियां भींचते हुए हुदाद को देखकर हन्नान से कहने लगी। इंजेक्शन? क्यों हुदाद भाई, ज़्यादा तबीयत खराब है मेरी बच्ची की? उससे हुदाद को देखते हुए फिर बख्त को देखा। न खा रही है ये, बस वहाँ वहाँ के नखरे किए जा रही है। सुबह से मेरा और दुरेना का दिमाग ख़राब किया हुआ है इसने। मैंने कहा अगर खाने का दिल नहीं कर रहा तो इंजेक्शन लगवा लो, और देखो क्या हशर किया इसने। उससे अपना बाजू दिखाया। हन्नान की आंखें हैरत से फैल गईं। उससे बख्तावर को देखा जो कुछ कहने वाली थी कि हन्नान ने उससे आंखें दिखाई। बुलाऊं मैं शेरू को, और वो बहुत बुरा हशर करेगा। मामा, मेरी बात सुनिए। बख्तावर ने कुछ कहना चाहा कि हन्नान ने बाजू फैलाकर उसे सोफे पे बिठा कर कहा। खामोश बख्तावर, ये जो तुमने हुदाद भाई के साथ किया बहुत बुरा किया है। अब दो अपना बाजू, पेपर देना है कि नहीं? लेकिन मामा, ऐसे जबरदस्ती कौन करता है? बंदा मरीज को रिलैक्स करता है। ये ऐसे पीछे पड़े कि जैसे शेर अपने शिकारी पे हमला करता है। हन्नान, मैं तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करता रहा, अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। हुदाद तेजी से कहता जाने लगा कि हन्नान ने उन्हें रोका, मगर हुदाद रुका ही नहीं। ये क्या किया बख्तावर तुमने? बख्तावर ने लब दबाकर हुदाद को जाते हुए देखने लगी। वो फिक्र ही कर रहे थे, मगर उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे डर लगता है। बख्तावर, ये भी तो देखो, वो अपना सबसे बड़ा डर पीछे छोड़कर तुम्हारी तीमारदारी में लगे हुए थे। वो उठी और ऊपर की तरफ जाने लगी। अब तुम कहाँ जा रही हो? हन्नान ने उसे देखा जो खामोशी से साइड से गुजरकर ऊपर की तरफ जाते हुए बोली। मामा, मैं जरा आई। सिकंदर, दरवाज़ा खोलें। सिकंदर, क्या कर रहे हैं? मुझे अभी कुछ फटने की आवाज़ आई थी। रमशा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए परेशानी से सिकंदर से कहा जो पता नहीं किन चक्रों में पड़ा हुआ था। अब तो दिल भी उठ गया है दाऊद। या अल्लाह, ये आदमी। सिकंदर, दरवाज़ा खोलें। किचन के दरवाजे में दस्तक देते हुए उसके हाथ दुख गए, मगर सिकंदर दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब वो किचन की चाबी के लिए सिकंदर के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी, उसी वक्त सिकंदर ने दरवाज़ा खोला। रमशा ने मुड़कर देखा, पहले सिकंदर को फिर पीछे चमकते हुए किचन को। किचन तो साफ हो चुका था, मगर सिकंदर की हालत बिगड़ चुकी थी। रमशा को तो बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे। फाइनली तुम्हें मेरे हाथ का ये स्पेशल डिश इतना अच्छा लगेगा, तुम सारी चीज़ें भूल जाओगी। सॉरी तुम्हें वेट करवाया। सिकंदर उसे लेकर सोफे की तरफ लेकर गया। रमशा ने खामोशी से उसे देखा। खाओगी या मैं तुम्हें खिलाऊं? सिकंदर ने उससे पूछा, लेकिन रमशा को चुप और उसके हाथों को घूरते हुए देखकर वो अपने हाथों को देखने पर मजबूर हो गया। उसकी उंगली में 2 बार कट लगा था और समोसा बनाते हुए उसके हाथ जल गए थे। यार ये बस हो गया, मेरे लिए बड़ी छोटी। उससे देखा रमशा की आंखों से आंसू बहने लगे। रे यार, मैंने बड़ी बड़ी गोलियां खाई हैं, ये तो बस हाथ जले हैं। रमशा ने प्लेट उठाकर सामने टेबल पे रखी और सिकंदर के साथ लगी रोना शुरू कर दिया। आज जो रमशा कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी। आप बहुत बुरे हैं सिकंदर, वो रोते हुए बेख्तियार सिकंदर से बोली। सिकंदर ने अपने जले हुए हाथ उठाकर उसके सर पे रखकर उसे हल्का सा धक्का। क्यों? अब भी मैं बुरा?
आप मुझे बिगाड़ रहे हैं। आप इतना प्यार क्यों करते हैं मुझसे? सिकंदर हंसा, फिर उसका सर थपका। सिली गर्ल, ये मेरा फर्ज है। इसे बिगाड़ने की बात कहाँ से आ गई? रमशा उससे अलग हुई और उसके चले हुए हाथ उठाकर उसे अपने होंठों से छुआ। आज तो वाकई चेक करवाना पड़ेगा डॉक्टर से। मुहतरमा मुझे हिली हुई लग रही हैं। इतना प्यार, वो भी मुझ पर। रमशा ने नम आंखों से उसकी मुस्कुराहट दबाते चेहरे को देखा। अब ऐसे मत देखो, जावेद आने लगा है और मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। जावेद भाई से याद आया, फारूक को छोड़ आए वो। सिकंदर का चेहरा अब ऐसे हो गया जैसे उसे बिरयानी के बीच में इलायची खा ली हो। मूड इतना खुशगवार करने के बाद तुम सही बिगाड़ती हो। हाँ, छोड़ आया हो उसे, अब खुश? सिकंदर मुस्कुराकर उसके डिंपल को छूते हुए मुस्कुराकर चमकती आंखों से उसे देखते हुए बोली, बहुत खुश। थैंक यू सिकंदर। सिकंदर को बस रे की यही अदा ठंडा होने पर मजबूर कर देती थी। बस दिल में एक डर सा था, क्या वो रे को हमेशा खुश करने के लिए मौजूद होगा कि नहीं। अम्मी, आपने मुझे क्यों बुलाया था? सब हैरियत है ना? हुदाद उनके सामने बैठा था। जो बेड पे लेडी काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। इधर आओ मेरी जान, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इस बूढ़ी जान को अकेले मत छोड़कर जाना। अब वो तो बिल्कुल रोने वाली हो गई। हुदाद की हालत देखकर उनका दिल मज़ीद बैठ गया। हुदाद ने अपने भाभी और बहन को देखा, फिर परेशानी से माँ के करीब आया। ये आप सब लोगों ने एक ही वक्त में मुझे परेशान करने का ठेका उठाया है। क्या हुआ है आपको? उससे माँ का हाथ पकड़ा। रमशा की अम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट फौरन फैली, जिससे उन्होंने तेजी से छुपाया। हाँ मेरी जान, बस अपनी आखिरी ख्वाहिश बतानी थी, तो अपनी इस बीमार माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे ना? अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? भाभी, अम्मी का चेकअप करवाया? हार्ट बीट तो ठीक ही चल रही है इनकी। उससे बोलते हुए उन्हें साथ साथ चेक किया। अब तो वो जरा घबरा गई। ये कैसे भूल गई थी कि उनका बेटा एक होनहार डॉक्टर भी रह चुका है। उफ, वो कराई। अम्मी, संभालें खुद को। आप ही दूसरी तरफ आई और अम्मी का हाथ पकड़ लिया। अम्मी पानी दूँ? तो रायना की अम्मी तेजी से बोली। हुदाद, अम्मी की बात सुन लो, सुबह से परेशान है, बार बार तुम्हारा नाम ले रही थी। कहती हैं हुदाद नाराज है, हुदाद नाराज है। क्यों गुनाहगार कर रही हैं मुझे अम्मी? मैं भला क्यों नाराज होऊंगा? उससे माँ को शिकवे भरी नजरों से देखा। तो मान जाओ ना मेरी बात, तब मेरे दिल को तसल्ली होगी कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। माँ ने कमजोर लहजे में कहा। हुदाद का दिल बैठ गया। आप हुक्म करें। क्यों सब मुझे गैरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं? उससे माँ के हाथ रगड़े जो उसे जरा ठंडे महसूस हुए। तो फिर शादी के लिए हाँ कह दो, अपना घर बसाओ, ये अम्मी की ख्वाहिश है। हुदाद, अम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करना। बहन के कहने पर अब तो हुदाद के चलते हाथ बिल्कुल साकित हो गए। बोलो ना मेरा बच्चा, करेगा ना शादी? हुदाद को समझ नहीं आई इस अचानक सी बात पे वो आखिर क्या रद्द अमल दिखाता। उफ, इतनी ठीक और कितनी प्यारी लग रही है हमारी वक्त। देखा, चाचू के इंजेक्शन से कैसे ठीक हो गई। वक्त ने नाराज ससुर से देखा, फिर ब्रेड और पास्ता खाते हुए बोली, इतना दर्द हुआ था कि सारी रात रोती रही मैं। ये सब आप और हानी मामा की वजह से हुआ है। मेरे मामा को पता चल जाता था तो आप सबका हशर कर डालते। वो तो किसी डॉक्टर पे भरोसा ही नहीं करते थे। और यहाँ ये आपने किससे मुझे टीका लगवा दिया। हाँ है, मेरे चाचू सबसे बेहतरीन डॉक्टर थे। उनका तो किसी से कोई मुकाबला नहीं था। 1 मिनट में मरीज को ठीक कर देते थे। उफ बक, जो उनके किस्से तुम सुनो तो तुम्हें उनकी अदा पे प्यार आ जाए। इतने प्यार से बच्चों और बूढ़ों को ट्रीट करते थे, देखकर आंखों में पानी आ जाता था। उनकी वीडियो है हमारे पास, मगर घर पे पड़ी है, तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगी। चाचू को कुछ ऑपरेशन करवाने वाली भी वीडियोस थी। बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। बस अब दादू और अम्मी ने जो प्लान किया है वो हो जाए। बख्तावर के हाथ कांटे पे ठहर गए। उससे दुरायना को देखा जो मज़े से पास्ता खाती चैनल चेंज करते हुए काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही थी। कौन सा प्लान? बख्तावर का दिल पता नहीं क्यों ये बात पूछते हुए काम किया था। अरे बताया था ना, आज चाचू को मुँह से हाँ खिलवाने का। उससे भक्त को बिना देखे आम से लहजे में कहा, किस चीज़ की हाँ? बख्तावर के हाथ भी कांपने लगे। उसको पता नहीं क्यों ठंडे पसीने छूट गए। सिकंदर की बच्ची का दिल जिंदगी में पहली दफ़ा टूटने लगा था। शरीना से शादी के लिए चाचू को हाँ खिलवाएंगे। अब बख्तावर को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। और देख लेना, चाचू हाँ कहकर ही रहेंगे। दादू ने इतनी ज़बरदस्त अदाकारी करनी है कि ना का सवाल ही पैदा नहीं होता। बख्तावर ने प्लेट पे अपनी गिरफ्त सख्त कर ली। उसे डर था कि प्लेट उसके हाथ से फिसल जाएगी। वो मुस्कुराकर बोलना चाहती थी, ये तो अच्छी बात है, मगर फिर दिल ने उसी वक्त रोना शुरू कर देना था कि क्या कर रही हूँ। तुम्हारी बेसलाह मोहब्बत खामोशी से दम तोड़ गई और तुम कह रही हो सब ठीक है।
वो बख्तावर का नाम लेना चाहता था। शरीना का नाम सुनने के बाद फ़ौरन इनकार करके बख्तावर का नाम लेना चाहता था, लेकिन बख्तावर से जुड़े रिश्ते ने उसकी ज़ुबान पे ताले लगा दिए थे। रमशा की तकलीफ़ से भरी कराहें, उसका रोना, उसका माँ-बाप को पुकारना, उसका खुदात को उम्मीद भरे तहफ़्फ़ुज़ से मामू कहना, उसके बाद उसका अगवा हो जाना। पता नहीं इस वक़्त रमशा का ख़्याल बड़ी शिद्दत से आया। उसे वक़्त और रमशा में से किसी को चुनना था। वो रमशा के साथ पहले भी ज़्यादती कर चुका था। उसकी आवाज़ उससे छीन चुका था। घर में होते हुए भी उसकी हिफाज़त नहीं कर सका था। कोई उसे उठाकर हमेशा-हमेशा के लिए अपने साथ ले गया था। नहीं, उसे उस लड़की का दिल तोड़ना था, ये ज़रूरी था। वो ये नहीं कर सकता था। उसे सिकंदर हदीद को उसी की दवा का मज़ा चखाना था। उसे बताना था, वो जिस तकलीफ़ से गुज़रा है, वो भी गुज़र कर दिखाए, तब उसे पता चले कि असली अज़ियत क्या होती है। ठीक है अम्मी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। बस खामोश मोहब्बत चुपकर कमरे में बैठकर बिना आवाज़ के रोने लगी। सारे लोग खुशियों से झूम रहे थे। हैरत से खुदात को गले लगाने लगे। तुराइना फ़ोन पे खबर सुनकर तकरीबन खुशी से लुटी डालने लगी, जबकि बख्त और खुदात खामोश थे। बल्कि सबसे ज़्यादा तो बख्तावर अंदर से टूट गई थी। बख्त, देखा तुमने, चाचू ने हाँ कह दी। मेरे चाचू की शादी होने लगी है। शरीना को उसका प्यार मिलेगा। बख्तावर की थोड़ी कांपने लगी। उसे मामा की बाहों में छुपना था। वो इस वक्त 5 साल की डरी सहमी बच्ची लग रही थी। ये दुनिया बहुत बेरहम निकली। उसकी खुशियों का जनाजा निकलने लगा था और सब खुशी से नाच रहे थे, किसी की परवाह किए बगैर हंस रहे थे। ये क्यों हंस रहे थे? बाद में उसकी आपी भी खुश होंगी। उसकी आपी को देखकर मामा भी खुश होंगे, जबकि उसके गम में कोई शरीक नहीं होगा, खुदात भी नहीं। अगर वो उसे चाहता तो हाँ ना करता, उससे हाँ क्यों की? आंसू निकलने के लिए बेताब थे, मगर उन्हें रोके तेजी से उठकर ऊपर चली गई। जब दुराइना शरीना को कॉल करने अपने कमरे में चली गई, दरवाजे पर पड़ती दस्तक पे खुदा जो किताब में गुम हुआ था, एकदम चौंक उठा। दोपहर का वक्त था। दुराइना अम्मी की तरफ गई हुई थी उनसे मिलने, हन्नान अपने काम पर। और वक्त वक्त की तो शक्ल ही उससे नहीं देखी। उसे थोड़ा बहुत सा अजीब लगा, मगर वो भी इस बार नहीं गया उसके पास। पूरा एक दिन हो गया था उसको अम्मी के पास से आए हुए, और पूरे एक दिन उससे वक्त को नहीं देखा। वो तो जैसे इस घर में होकर भी मौजूद नहीं थी। सबको लगा वो ठीक नहीं होगी, मगर खुदा जानता था कि उस ठीक ना होने की वजह क्या है। अब परवाह करने की कोई वजह नहीं थी। वो उसकी कुछ नहीं लगती थी। अभी वो अपने कमरे में मौजूद कोई किताब पढ़ रहा था कि दरवाजे पे पड़ती जोरदार दस्तक पे चौंक पड़ा। वो उठकर आया, उससे दरवाज़ा खोला। हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। बख्तावर खड़ी सुर्ख आंखों से उसे दुख और गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। खुदात इससे पहले कुछ बोलता कि बख्तावर ने हाथ उठाकर उसे कुछ भी बोलने से रोका। फिर गहरा सांस लेते हुए उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा, क्यों? उसके लहजे में इतना दर्द था कि खुदात के दिल को कुछ हुआ। ये क्या कर दिया उससे? उसे लगा बस उनसे तक कामयाब होगा, लेकिन ये बात तो बहुत आगे पहुंच गई थी। क्यों? वो फिर से बोली, क्यों आप मेरी जिंदगी में आए? बोलिए खुदात अजीम, क्यों? तुम खुदात ने बोलना चाहा कि बख्तावर ने उसे धक्का दिया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? बताएं, ऐसी कौन सी ज्यादती की थी जो आपने मुझसे इतना बड़ा बदला लिया? कौन सा बदला? तुम किस बदले की बात कर रही हो? खुदात ने नागवारी से कहते हुए पीछे हुआ। वाह! वक्त ने ताली बजाई। दुख से वो उस शख्स को देखने लगी जिससे वो बदकिस्मती से मोहब्बत कर बैठी थी। इतना बड़ा हादसा करवा कर कहते हैं कौन सा बदला? मैंने क्या किया? वाह खुदा अजीम, सलूट करती हूँ आपको। उससे बाकायदा सलूट किया। खुदात को उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लगा। तुम जाकर आराम करो, लगता है बुखार अभी भी दिमाग में चढ़ा है। वो कहते हुए अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगा कि भक्त ने उसका बाजू पकड़ लिया। मत शादी करें उससे प्लीज़। आप तो किसी से प्यार नहीं करते थे। आपने उस दिन भी कहा कि मैं शादी के लिए नहीं बना, तो फिर अब क्यों? उसे समझ नहीं आई कि वो हुताश से क्या बोलती। उसे खुद समझ में नहीं आई कि वो क्या कह रही थी। वो इस वक्त सिकंदर की भांजी नहीं थी। अगर सिकंदर की भांजी होती तो कभी मरकर एक शख्स के सामने अपनी बेबसी न बताती। हुतात ने अपना बाजू छुड़वाया। पागल तो नहीं हो गई? होश में हो तुम? वो सख्त लहजे में बद को देखने लगा जो बिल्कुल टूटी हुई गुड़िया की तरह लग रही थी। प्लीज़ हुदात, आप उनसे शादी मत करें। वो आपसे इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी मैं करती हूँ। जरीना भाजी की फैमिली तक ने आपकी महरूमी का मजाक उड़ाया, आपकी इंसल्ट की। आप कैसे हाँ कर सकते हैं? मेरी मर्जी, मैं जैसे हाँ करूं, तुम्हारा कंसर्न नहीं है।
और रही बात मोहब्बत की लिटिल गर्ल, पहले सही से बड़ी तो हो जाओ। मोहब्बत के माने भी नहीं पता और मोहब्बत करने चली हो। उम्र देखी है अपनी, ये कोई डिज्नी वर्ल्ड नहीं है। अपनी स्टूपिड क्रश को मोहब्बत का नाम देकर मेरे सर पर मुसल्लत मत हो। जाओ यहाँ से। वो दांत उसे धक्का देते हुए मुड़ गया। तकलीफ से उससे अपनी आंखें बंद की। ये क्या कर दिया उससे? बख्तावर गुस्से से दोबारा उसके सामने आई। मुझे कमज़ोर और बुज़दिल लड़की मत समझे और मेरी मोहब्बत को क्रश का नाम मत दे। आप जैसे सख्त दिल शख्स को मोहब्बत और इज्जत का मतलब नहीं पता ना, इसलिए आप ऐसी बातें करेंगे। खुदा, मैं आपसे छोटी बहुत हूँ, मगर मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे पता है कौन मेरे लिए सही है और कौन मेरे लिए गलत, और आप मेरे लिए परफेक्ट हैं। मुझे आपसे खुशी मिलती है, मुझे आपसे तहफ़्फ़ुज़ वाला एहसास मिलता है। बिना किसी गर्ज़ के मेरे मामा मुझे चाहते आए हैं, मेरी हिफाजत करते रहे हैं। तवज्जो और इज़्ज़त में उन्होंने कोई कोताही नहीं आने दी। वही चीज़ मैंने आप में पाई। आप मेरे कुछ नहीं लगते, मगर इन हफ्तों में मेरे सब कुछ बन गए। आप मामा के बाद वो पहले शख्स हैं जो बिना किसी गर्ज़ के मेरा ख़्याल रखते रहे। प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, डोंट ब्रेक माय हार्ट। वो हाथ जोड़कर उसे रोते हुए बोली। मुदाद उसे देखता रहा, फिर एकदम हंसा। बख्तावर को उसकी हंसी अजीब लगी। तुम कुछ भी करने को तैयार हो? उसका लहजा बड़ा आम था, मगर आंखें बड़ी अजीब। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्लीज़ शरीना बाजी से शादी मत करें। वो अब उसकी बात में कहकर लगाकर हंसने लगा। बख्तावर एकदम खामोश हो गई। उसे मुदाद का अंदाज अच्छा नहीं लगा। वो उसकी बेबसी का फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। सिकंदर हदीद की भांजी अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही है मुझसे। वाओ, इतना टाइम नहीं लगा मुझे इस मिशन में कामयाब होने में। बिलाहिर सिकंदर की कमजोरी मेरी मुट्ठी में आ गई। बख्तावर को एकदम झटका लगा। वो दहल कर उससे पीछे हुई। मुदाद के चेहरे के तासुरात बदल गए। क्या हुआ लिटिल गर्ल? मैं तो अब तुम्हारा बनने के लिए तैयार हूँ। घबराने की बजाय तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ओह सॉरी, मुझे आपके मामा का नाम कैसे पता लगा है ना? उससे करीब आया तो बख्तावर मज़ीद पीछे हुई। अरे, मैं सच में तुमसे शादी करूँगा। तुम्हें मोहब्बत दूंगा जो तुम कहोगी, मगर एक काम करोगी ना? तुम्हें सिकंदर हदीद अपने प्यारे से मामा का गरूर तोड़ना होगा। उसे जलील करके मेरे पास आना होगा। उसे मेरे पैरों में गिराकर भीख मंगवानी होगी। करोगी ना ये? बख्तावर का दिल लगा किसी ने मुट्ठी में ले लिया। मामा की तस्लील, क्या वो ये कर पाएगी? बोलो ना बख्त, सिकंदर हदीद का गरूर तोड़कर मेरे पास आओगी? तुमने बख्त बीबी की बात क्यों नहीं सुनी? 13 साल बख्तावर जो जावेद को बुला रही थी, वो अपने ध्यान में न सुन सका तो सिकंदर ने देखा तो उसे गिरबान पकड़ते हुए बख्त के सामने लाते हुए गुस्से से कहा, मामा नो, बुरी बात। बख्तावर ने सिकंदर को गुस्से से देखा। सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं था। सॉरी बख्त। बीबी को हो इसे, ये मेरी बेटी है। इसे उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी तुम लोग मुझे देते हो। शहजादी है इस घर की। और क्या ये शहजादी दूसरे आदमी के लिए अपने मामा को रुस्वा कर सकती है? बताओ ना बख्त, ये काम? हुदाद ने ये बात एक बार फिर झुक कर दोहराई। वक्त ने आओ देखा ना दाओ खींच कर हुदाद को थप्पड़ दे मारा। वो खुद एक लम्हे के लिए शॉक्ड हो गई। झटका तो हुदाद को भी लगा था। माँ है वो मेरी, बाप है वो मेरा। वो शख्स मेरे लिए वालदैन से बढ़कर है, और तुम कह रहे हो कि मैं उसकी तस्लील करके तुम्हारे पास आ जाऊं? अपने फरिश्ते नुमा मामा को छोड़कर तुम्हारे पास आऊं? वो उसे धक्के देते हुए चीख कर बोली। हुदाद गाल पे हाथ रख के उसे देखता रह गया। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए गिरी हुई लड़की बन जाऊं। मुझे लगा आप मुझे एक बदतमीज लड़की समझते हैं। आपके लिए अपनी सारी शौकियां, सारी शरारतें छोड़ दूंगी। एक स्पॉइल्ड ब्रेड से समझदार और तमीज़दार लड़की बन जाऊंगी। मगर आपने तो मेरी मोहब्बत को मजाक समझ लिया, मेरी मोहब्बत को काली बना दिया। उसके आंसू बह रहे थे, मगर आंखें शोले भड़का रही थीं। मामा की तस्लील, उस आदमी ने अपनी सारी दुनिया मेरे नाम कर दी। एक यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखकर उसे अपनी औलाद समझा। मेरी हर जायज़ नाजायज़ बात माथे में बिना शिकन लाए पूरी की। मुझे इज्जत दी और लोगों से मेरी इज्जत करवाई। आप सही कहते हैं, मैं वाकई अपने आप को प्रिंसेस समझने लगी थी, क्योंकि मेरे मामा ने मुझे शहजादियों की तरह रखा था। वो लाजवाब होकर उसे सुनता जा रहा था। वो तो अपने मामा से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करती थी। मैं अपनी हर बात उनसे शेयर करती आई हूँ। वो एक दोस्त की तरह बिना जज किए मेरी सुनते थे और मुझे मशवरा देते थे। वो भाइयों की तरह मेरी रखवाली करते थे। मुझसे ऊंची आवाज़ से बात करने वाले बंदे को चीर के रख देते थे। अगर मैं कभी दोस्तों के घर जाती थी तो माओ की तरह रात तक मेरे इंतज़ार में जागते रहते। मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। पहले मुझे खिलाते थे, बाद में खुद खाते थे।
उससे करूँ तस्लीम, उससे जो मेरा सब कुछ है। वो लम्हे के लिए रुकी, उसे जख्मी नजरों से देखने के बाद बोली, और क्या गारंटी है इस बात की, आप मुझे उस शख्स से ज़्यादा प्यार करेंगे, मुझे ज़्यादा इज्जत देंगे, जो शख्स अभी से मेरी तस्लील कर रहा है, अभी से मेरे मुंह पे थप्पड़ मार चुका है, मेरी मोहब्बत को घटिया करार दे दिया है, वो करेगा बाद में मुझसे मोहब्बत। उसकी आंखों में नफरत ही नफरत थी, लहजे में जहर ही जहर था। मैं मर जाऊंगी, अपना सर कटवा लूंगी, मगर सिकंदर हदीद की तस्लील नहीं होने दूंगी। मैं अपनी माँ को रुस्वा नहीं करूंगी, वो भी तुम जैसे आदमी के लिए। उससे उंगली उठाकर बिना लिहाज के सख्त और कटीले लहजे में चुप खड़े खुदात को कहा, इतनी नफरत मुझे अपने आप से कभी नहीं हुई जितनी आपने मुझे अभी अपने आप से करवा दी। अब अपने आप को नजरें मिलाकर भी नहीं देख सकूंगी। तुम्हारे लिए अपनी माँ से नाराज हो गई थी, वो माँ जिससे मुझे हर तकलीफ हर गम से बचाया, मेरी बेहतरी के लिए अपनी नजरों के सामने वो अपने खास आदमी से मेरी शादी करवाने के सोच रहे थे। मैं पागल उनको अपना दुश्मन समझने लगी। अपनी माँ को दुख देकर मुझे कौन सी खुशी मिलनी थी। जा रही हूँ अपनी माँ के पास। आपकी शादी से पहले मैं अपनी शादी का कार्ड आपको भेजूंगी। तकलीफ और ताउन का शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़। फिर वो मुड़कर चली गई। खुदात ने बहुत कुछ कहना था, अपना गुस्सा, अपने अंदर छुपा दर्द सब बाहर निकाल कर उसे दिखाना था, मगर वो दिखा ही नहीं सका। वो चुप खड़ा अपनी मोहब्बत को चाहते हुए दिख रहा था, जो उसकी नज़रों में बहुत ऊंची हो गई थी। वो बहुत अलग थी। वो वाकई सिकंदर की शहजादी थी, कभी ना झुकने वाली, अपनी मोहब्बत के सामने भी ना झुकने वाली। मैं अंदर आ सकती हूँ? बख्तावर की आवाज़ पर जो वो सिगरेट पी रहा था एकदम जरा सा मुड़कर उसे सर नसों से देखने के बाद सर झटक कर रुख फेर चुका था। इससे ज्यादा तुम कितना अंदर आओगी? ठंडे लहजे में उस सिगरेट का गहरा कश लेने लगा। हाँ, मगर फिर आप ही कहते हैं कि इस लड़की को कोई तमीज़ ही नहीं है, मुंह उठाकर बिना पूछे अंदर चली आई। उदार ने कोई जवाब नहीं दिया। आप भी हर बात पे रूठ कर क्यों चले आ जाते हैं? बंदा आराम से समझाकर भी तो काम करवा सकता है। उदार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पीछे लॉन को खोलने में मसरूफ था। वक्त उसके साथ आ खड़ी हुई। आप मुझे इंजेक्शन लगा सकते हैं उदात। उदात अब की बार ठहरी हो। बख्तावर ये सब कह रही थी जो अभी थोड़ी देर पहले उसी ज़बरदस्ती पर चीख चिल्ला रही थी। सॉरी, मैं आपके फजूल ड्रामे के लिए मजीद नहीं तैयार। उसे सिगरेट टेरेस की ज़मीन पर फेंक पैरों से मसला। वो जो कह रहा था बख्तावर समझते हुए भी अनजान बन गई। पता नहीं किस ड्रामे की बात कर रहे हैं, मैंने तो कोई ड्रामा नहीं बनाया। प्लीज़ जल्दी अपना काम कर दीजिए डॉक्टर, मेरी पढ़ाई का सवाल है। उदार ने उसे अब देखा। वो बड़ी मासूमियत से सूझ चेहरे के साथ उसे देख रही थी। उदार ने फ़ौरन अपनी निगाहें फेरी। वो अक्सर अब वक्त से नजरें फेरने लगा था। तुम्हारा मसला आखिर क्या है? पहले इतने नखरे दिखाती हो, फिर पीछे ही पड़ जाती हो। जाओ, नहीं लगाता तुम्हें इंजेक्शन। मेरी बला से बीमार हो या फेल हो। वो सख्त लहजे में कहता वहाँ से जाने लगा था कि वक्त उसके सामने आई। सॉरी, तुम्हें बिल्कुल नहीं कहने वाली। भाई, घबरा जाता है ना बंदा। अब भी देखिए, बड़ी हिम्मत से अपने मामा की भांजी होने का पक्का सबूत देते हुए आपसे कह रही हूँ, मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए। उदार ने अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी पे हाथ फेरा, फिर तेज लहजे में बोला। इतनी अच्छाई की वजह जान सकता हूँ? बख्तावर मुस्कुराई। उसे खुदात काली शलवार कमीज से बेहद अच्छा लग रहा था। बिल्कुल, मैं अगर सीरियस बीमार हो गई तो मामा ने आपका हशर कर देना है, और मैं नहीं चाहती बेचारे डॉक्टर अब मुफ्त में मारे जाए। आखिर को आज आपने मेरे साथ नेकी भी तो बहुत की है। खुदा ने तासुब से सर हिलाकर उसकी तरफ गुजरा। वक्त भी उसके पीछे आई। इंजेक्शन के अलावा एक और भी तरीका है जिससे तुम ठीक हो सकती हो। वो भला क्या? वो उसी कमरे का जायजा लेते हुए बोली। तुम्हारा गला ना दबा दूं मैं। वो दराज से नया इंजेक्शन निकालते हुए बोला। पहले वाला तो गुस्से से तोड़ चुका था वो। बख्तावर ने अपनी आंखें घुमाई। ख्वाब में भी ये बात ना सोचिएगा, समझे? अपनी मौत अपने हाथों खुद लिखवाएंगे आप। उदार ने इंजेक्शन का पैकेट निकाल कर उठ खड़ा हुआ। उससे देखा बख्तावर के चेहरे की तासुआत और रंग दोनों ही बदल चुके थे। उदार को खूब हंसी आई, लेकिन मुस्कुराहट जोर से दबाए वो उसके सामने आया जो पीछे हो गई थी। क्या हुआ? डरपोक बिल्ले मामा की सो कॉल्ड बहादुर भांजी डर गई? हम बख्तावर ने उसे देखा तो उसका चेहरा गुस्से से मजीद सुर्ख हो गया। प्लीज़, मेरे मामा की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है आपको। इसी इंजेक्शन से आपकी दूसरी आँख ख़त्म कर दूंगी। ये खामोश ही अच्छा लगता था। जैसे ही अपनी कड़वी जबान खोलता था, जहर ही उगलने लग जाता है। वो दिल में सोच कर रह गई। तुम कुछ ज्यादा लड़ाका नहीं हो, आगे किस पे गई हो? बख्तावर का चेहरा फखर से चमक उठा। मुस्कुराकर गर्दन अकड़ाकर उससे कहा, जाहिर है
अपने मामा पे गई हूँ, भला और किस पे जाऊंगी? बैठो। उदार ने नरमी से कहते हुए उसे कुर्सी पे बैठने का कहा। वक्त के तो अब हाथ ही कांपना शुरू हो गए। जिन्हें पीछे छुपाए वो बड़े हिचकिचाते हुए बैठी और दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, मगर वो साथ में खुदात को भी दिखाना नहीं चाहती थी। आखिर को मामा की बेटी थी। खुदात घुटने के बल झुका। बख्तावर एकदम चौंक गई। डर की बजाय वो अब उसे देखने लगी। हाथ आगे करो। जी। वो तो एकदम उसकी आंखों को देखकर कंफ्यूज हो गई। खुदात भी खुद अपने स्नाप को देखता तो हैरान के साथ परेशान भी हो जाता। मुस्कुरा कर गला खंगारते हुए वो उसके जरा से सहमे हुए चेहरे को देखने के बाद बोला, अपना बाजू आगे करो। अच्छा। वो कहते हुए अपना बाजू उसको दिखाने लगी। खुदात ने उसके स्लीव्स उससे पीछे किया। बख्तावर ने उस वक्त डरते हुए उसका दूसरा बाजू पकड़ लिया। खुदात ने उसे देखा मगर कहा कुछ नहीं। इंजेक्शन को पकड़े उससे वक्त को देखा जो कहीं से तैयार नहीं लग रही थी। ये जेसन मवावा का क्या चक्कर है? बख्तावर ने देखा वो अब उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाह रहा था। उसका बाजू छोड़कर वो बोली, जेसन मवावा का नहीं पता आपको? आप उसको देखिए तो हैरान रह जाएंगे। खुदात इंजेक्शन की सुई उसके बाजू के बिल्कुल करीब लाया, मगर वो देख उससे रहा था। अच्छा, ऐसा क्या है उसकी शक्ल में जो बार बार मुझे देखकर तुम उसका नाम लेती हो? डिट्टो कॉपी है आप दोनों की शक्ल, बस बालों के रंग का फर्क है। आपके बाल कुछ ज्यादा ही भूरे रंग के हैं। आउच! उससे खुदात का हाथ एक बार फिर पकड़ लिया, मगर उससे नोचा सही से। खुदात ने उसे घूरा और उसका बाजू पकड़कर बोला, हिलो मत। तेज लहजे में कहते हुए उससे अपना काम किया और फिर इंजेक्शन को पीछे करते हुए उससे छोटा सा कॉटन रखकर उसे दबाया। हाँ, क्या कह रही थी? आप मुझे ट्रिक कर रहे थे। उसकी एक आंख नम हो गई। खुदात मुस्कुराया। बस यही समझ लो। बख्तावर ने अपने आंसू तेजी से पूछे, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बैग की जिप खोलते हुए वो अपनी अलमारी की तरफ गई और अपने कपड़े निकालने लगी। कपड़े निकालकर उन्हें पैक करते हुए रखने लगी। तुम्हें अपने मामा को जलील करना होगा भक्त। क्या ये काम करोगी तुम? सिसकी उसके लबों से निकली। मामा, मैं हमेशा आपको ही चुनूंगी। मामा, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी, चाहे इस बीच में मर ही क्यों ना जाऊं। मैं आपके लिए कभी सोफिया साबित नहीं होंगी। गाल को जोर से रगड़कर वो मजबूती से बोलते हुए पैकिंग करने लगी। वो अपनी किताबें निकालने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ी तो उससे देखा खुदात की नीली शर्ट पड़ी हुई थी। उसको उठाकर उससे देखा तो उसकी आंखें मजीद भर आई। चुप करके तुम घर में रहो। अगर तुमने जरा सी भी गड़बड़ की तो उल्टे हाथ की बढ़ेगी। खुदात ने कहते हुए अपना उल्टा हाथ दिखाया भी। कमर पे हाथ रखे बख्त ने उसे शोला पार नसों से देखने के बाद कहा, क्यों, आपके सीधे हाथ में कोई मसला है? उफ, तुम्हारे साथ में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। जा रहा हूँ। एहतियात करना, कहीं वो हरकुलिस साहब ना आ जाए और तुम चुड़ैल ने उनकी उसकी जान ना ले ली हो। इन उसकी जान लूं ना लूं, इनकी जरूर लूंगी मैं। बड़बड़ाकर वो सर झटक कर ऊपर गई। वो उस वक्त टेरेस पे मौजूद कुर्सी पे बैठी अपने पाँव पानी से भर टब में रखते हुए रिलैक्स कर रही थी, जब अचानक से उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई थी। वो एकदम ठहर गई। कुर्सी के हैंडल पर हाथ रखते हुए समझ गई ज़रूर हरकुलस होगा। आहिस्ता से अपने पैर निकालते हुए एकदम चौकस हो गई। क्या करूं? बाबा को नीचे से आवाज़ दूं? उनकी मौजूदगी में तो नहीं आएगा। अगर बुलाने गई तो हो सकता है छत से कूद कर मेरे ऊपर हमला करे। क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बख्तावर तेजी से उठी और देखा आवाज़ नीचे से आ रही थी। ढलती शाम थी। नीचे की लाइट्स भी ऑन नहीं थी। गार्ड भी गेट पे दिखाई नहीं दिया। ये कहाँ चले गए? जब खुद भी कुछ ना कुछ होता है ये फट से गायब हो जाते हैं। अनान मामा को कॉल करती हूँ। फिक्र मत करो, ढूंढ रहा हूँ डिवाइस, यहीं कहीं गिरी होगी। मुझे याद है, यही खड़ा था मैं। उस किसी की आवाज़ बिल्कुल है नीचे से सुनाई दी। वक्त ने रेलिंग पे हाथ रखकर जरा सा झुक कर देखा। बड़े से दरख्त जो एन उसके सामने मौजूद था, जिसके पास नीचे जो कोई भी था उसे दिखाई नहीं दिया। ऊपर ही होगी, देख लूंगा उसे। ये आवाज़ तो हरकुलिस की थी या शायद उससे मिलती जुलती। हाँ, वही होगा। बख्तावर ने मस्जिद झुक कर देखना चाहा तो उसे काले पेंट में कोई दिखाई दिया। काले रंग की पेंट, बस फिर ये वाकई हरकुलिस ही है। गुस्से से उसे टब उठाया। गुस्सा इतना आया था कि सबसे ज्यादा तो खुदात के ऊपर, जो उसे अकेला छोड़कर चला गया था। छोटे से टब को उसे तब फेंका जब उसे वो शख्स जरा सा दिखाई दिया। बस फिर वक्त मोहतरमा ने जैसे उसकी चीखें सुनी मुस्कुराकर वो अंदर की तरफ भागी और उससे अपने टेरेस का दरवाज़ा बंद किया। ये ना हो ऊपर चढ़कर आ जाए। अब तो वो अपना काम खुशी से कर चुकी थी तो एकदम परेशान हो गई। अब तो वो सीधा उसके पास पहुंचेगा। क्या करे वो अब? एक तो जज्बात में आकर वो उल्टे काम ही कर देती है।
एहसास उसे बाद में होता। अभी वो दरवाजे को खोलकर इधर-उधर देखकर पापा और जमील को चीखकर आवाज़ें देने लगी। एकदम रुक गई जब उसे सीढ़ियों से आते हुदाद को देखा। वो भीगा हुआ था। उसकी आंखें बख्तावर को शोलापार नज़रों से देख रही थीं। बख्तावर को जहाँ उसे देखकर लम्हे में सुकून हासिल हुआ, दूसरी तरफ वो ज़रा डर सी गई। कोई नहीं भक्त, ज़रा सी 4 बातें ही सुनाएगा। ये तुम्हारा कारनामा है? वो दांत पीसते हुए उसके सामने आया। वो एकदम तेज़ी से पीछे हुई। नहीं। झूठ बोलोगी तो जुबान काट के रख दूंगा। तुम्हारे कमरे के टेरेस से पानी गिरा है। हाँ, तो शायद मेरी साइड पे बारिश हुई हो, या हो सकता है वहाँ साइड पे पाइप था, वो लीक हुआ हो। मैं कैसे पानी गिरा सकती हूँ? उसकी पोंगी पर हुदाद अपना सर नोचने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। कितने की थी? 18 की। उसे तो इस वक्त 8 साल की बच्ची लग रही थी। 8 साल की बच्ची भी इससे हुशार गुना समझदार होगी। बारिश की बात पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पता नहीं तुम कॉलेज में कैसे पढ़ रही हो। रही बात पाइप की, तो उससे टब भी निकलता है। ये पहली दफा देखा मैंने। ओह अच्छा, ऐसा हुआ? अच्छा अच्छा, बताती हूँ। मैंने इसी फेंका, मैं समझी हरकुलिस आ गया है। वो बोलते हुए एकदम ऊंची आवाज़ में तेज तेज बोली, क्योंकि हुदाद आगे बढ़कर उसका गला दबाने वाला था। हुदाद ने मुठ्ठियां भींचकर उसे सुर्ख नजरों से देखा। हरकुलिस, मुझे बेवकूफ़ समझा है। बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम्हें सबक बाद में सिखाऊंगा। मैं ये शर्ट दे रहा हूँ, इसे धोख कर तुम इस्त्री करोगी। अभी के लिए तुम्हारी यही सज़ा है। मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। ये क्या बात हुई? मैं सिर्फ घर की बेटी हूँ, आपकी नौकर नहीं। हुदाद एकदम उसकी तरफ झुक कर आया। उसे गुस्से से देखते हुए सर्द लहजे में कहा, देखो लड़की, मैं बड़े आराम से कह रहा हूँ, वरना तुमने मेरे असली रूप नहीं देखा। और वो हुदाद का असली रूप देख चुकी थी। गुस्से से उसकी शर्ट अलमारी में फेंकते हुए वो अपने बाकी कपड़े निकालने लगी। उसी पल हासिक भाई का फोन आ गया। चेहरा जल्दी से साफ करते हुए उसे गला खंगार के कहा, जी हासिक भाई, बस मैं आ रही हूँ।